Welcome back, guys. In the second round of the lesson, that is nationalism in India. Till date, what you have learned, that एक बार फास्ट ट्रैक पे रिकैप्चुलेट कर देता हूँ. 1914 से लेके हम 1920 तक आ चुके हैं, 2022 तक. इन द सेंस 14 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अराइवल गांधी जी, सत्याग्रह, तीनों तीन, चंपारण, खेड़ा एंड देन रेलवे अटैक, देन जलियांवाला बाग. आफ्टर जलियांवाला बाग खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अडोप्टेशन, एंड खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडोप्टेशन के बाद टूवर्ड्स द मूवमेंट किस तरह से स्प्रेड हुआ, डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ द मूवमेंट इन द टाउन्स कैसे स्प्रेड हुआ, देन इन द कंट्री साइड सन्यासी मूवमेंट या सन्यासी सत्याग्रह, देन what you call as Gudam Hills की तरफ ट्रिबल्स का सत्याग्रह, and then we have seen about something called as सत्याग्रह of the plantation worker. Today in this session, आज की सेक्शन में we are going to learn line by line because chapter third, mark in your ways, mark everything clearly. Chapter third of nationalism of India is quite very much important from the board examination point 2021. So अब आगे बढ़ता हूं मैं. तो हमने ये देख लिया था कि 1920 में जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, वो 22 में उसको कॉल ऑफ कर दिया. दैट इज द वेरी फर्स्ट लाइन. उसका इमेज आपको बैक पेज पे दिया है, एंड दिस ओवर हियर द लाइनिंग्स आर. इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. 1922 में मैंने पता चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट. Why? Because simple सा रीजन है, the movement turned violent. यही आंसर आपको आगे भी मिलेगा कि गांधी जी ने कोई भी मूवमेंट अगर उसने कॉल ऑफ की है, उन्होंने कॉल ऑफ की है, the reason was very clear that the movement was turning violent. वो हिंसक रूप धारण कर रही थी, जो भी है XYZ. Then that for that particular reason the movement has been called off. He felt the movement was turning violent. आपको पहले ही बता दिया, this clearly written, the movement was turning violent in many places and the satyagraha is needed to be properly trained before they would be ready for a mass struggle. So उसको लगा कि movement was turning violent, बहुत सारी जगह पे movement was turning violent, हिंसक रूप धारण कर रहा था. तो नेचुरली सत्याग्रह को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ट्रेन किया जाना चाहिए बिफोर अ मास मूवमेंट. मीन्स ही वाज हैविंग वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ अ मास मूवमेंट इन द फ्यूचर. उसके दिमाग में एक और था कि अगर ये फेल भी हो गया तो हम एक और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट, नाउ विद इन द कांग्रेस, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइंस नाउ. ये लाइन पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है. विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वेर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैज बीन सेट अप by the Government of India Act 1919. Government of India Act 1919. Government of India Act 1919 के हिसाब से प्रोविजनल इलेक्शन वे सपोज टू बी हेल्ड. तो कांग्रेस के बीच में ही कुछ नेताओं का दिमाग, पहले ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब अडॉप्ट करने वाले थे तब भी उनका थोड़ा मतभेद चल रहा था, और उसका भी फायदा अभी मिल भी गया उनको कि मास मूवमेंट जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हो गई, उसके बाद गांधी जी वाज प्लानिंग फॉर अनदर मास मूवमेंट. तब कांग्रेस के बीच में तस वापिस मतभेद हो गया, एंड दे वांटेड कि अब कुछ कांग्रेस के लोग खुल के सामने आ गए और वो चाहते थे कि हम प्रोविजनल इलेक्शन में पार्ट लें, ना कि हम स्ट्रगल पे जाए. गांधी जी के सत्याग्रह को ना करके हम प्रोविजनल इलेक्शन में जाए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, वहां जीते और सरकार बनाए. ये उनका कॉन्सेप्ट था. जबकि गांधी जी वाज स्टबर्न, उसका क्लियर कॉन्सेप्ट था कि ही वांट टू स्टार्ट अ मास एजिटेशन. दे फेल्ट दैट, प्लीज यही है, दे फेल्ट दैट इट इज इंपॉर्टेंट, इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल एंड आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल वे नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. तो बोलते काउंसिल ऑफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, विद इन ब्रिटिश की गवर्नमेंट में एंट्री, जीत के एंट्री मारनी और फिर जाके वहां आर्ग्यू करना, दैट वाज देयर कॉन्सेप्ट. और ये कॉन्सेप्ट उनका था, एंड द लीडर हु वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट एंड हु वांटेड दैट दे शुड टेक पार्ट इन प्रोविजनल इलेक्शन, जो चाहते थे कि हम प्रोविजनल इलेक्शन में पार्ट ले, वो है
C.R. Das, his name is Chitranjan Das, and Nehru, Motilal Nehru, father of Jawaharlal Nehru, Motilal Nehru, they formed, please underline, they formed the Swaraj party within the Congress to argue for a return to council politics. तो दो पर्सन C.R. Das and Motilal Nehru, C.R. Das and Motilal Nehru, ये दोनों ने कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी बना दी, दैट इज स्वराज पार्टी, और इस पार्टी का मेन एम क्या था? टू पार्टिसिपेट इन द प्रोविजनल इलेक्शन, काउंसिल में एंट्री मारना वाज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपल. बट विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, बट younger leader like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose press for more radical mass movement and for full independence. अब कांग्रेस के अंदर दो पार्टीशन हो गए, एक मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास को पॉलिटिक्स के अंदर जाना था, काउंसिल इलेक्शन के अंदर जाना था, तब की यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वांटेड मास एजिटेशन. दो ओपिनियन हो गए कांग्रेस के विद इन के अंदर, दो ओपिनियन. एक इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे who were lead by these people, और एक गांधी जी की तरफ जाना चाहते थे, मास स्ट्रगल की तरफ. नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट वी आर गोइंग टू सी अहेड. In such a situation of internal debate and dissension, two factors again sharp Indian politics towards the late 1900s. दो फैक्टर ने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से शार्प कर दिया, पूरी तरह से रिफेम कर दिया. फर्स्ट, दैट the first was the effect of worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. अब इंटरनल पॉलिटिक्स का एक और कड़वा सच सामने आया. वो क्या है कि जब 1926 में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो गए. As the demand for agriculture goods fell and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay for their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. तो अभी एक और सच आ गया पॉलिटिक्स का, इंटरनल पॉलिटिक्स का एक और सच सामने आ गया कि भाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो गए, एक्सपोर्ट खत्म हो गया. विलेजर्स जो नेचुरली ये क्रॉप बेच के अपना काम करते थे, दे वर नॉट हैविंग इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे, पैसे के हिसाब से वो नीचे आ गए थे. तो नेचुरली दिस वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम, बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस जो है 1929 में अमेरिका से में एकदम फुल फ्लैश हो गया. 1930 तक तो यहाँ इंडिया पे आ गया था. 1926 से 30 के बीच में सबकी हालत खस्ता थी ऑल ओवर वर्ल्ड की. सो इन दैट पर्टिकुलर पार्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम हमें एक सच सामने आ गया कि अगर गवर्नमेंट वाज इंडियन गवर्नमेंट होती तो शायद हो सकता था कि फार्मर्स के बारे में सोचे. ये गवर्नमेंट तो फॉरेन की गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने हमारे फार्मर्स के बारे में सोचा नहीं, एंड द फार्मर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम. तो दिस एक और कड़वा सच सामने आ गया. अगेंस्ट द बैकग्राउंड, अब अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड प्लीज अंडरलाइन, अ न्यू टोरी गवर्नमेंट, न्यू टोरी गवर्नमेंट, ये माहौल चल ही रहा था उसी दौरान. टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन टू सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द कमीशन वॉज लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट द चेंजेस. द प्रॉब्लम वॉज, जो एक टोरी गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक कमीशन बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन. वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, वो जो कमिटी थी वो इंडिया में आएगी और इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन देखेगी और इंडिया को सिस्टम को सुधारेगी. पॉलिटिकल सिचुएशन को देखेगी और इंडिया की सिस्टम को सुधारेगी या चेंजेस जो लाने हैं वो लेके आएगी. पर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन, they were all British. अब एक बात बोलो कि तुम्हारे घर का फर्नीचर चेंज करना है, मुझे तुम्हारे घर का स्ट्रक्चर का चेंज करना है, तुम्हारे घर वाले को ना पूछ के मैं खुद डिसीजन लूंगा, तो हु एम आई? उसी तरह से इंडिया का फ्यूचर के पॉलिटिक्स के बारे में सोचना था, इंडियन के बारे में सोचना था, और एक भी इंडियन नहीं था. तो नेचुरली दिस वाज
टोटली इनजस्टिस। और इसीलिए when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with slogan "Go back, Simon." इसीलिए because जो कमीशन इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचना था, जो कमीशन इंडिया के बारे में सोच रहा था, और उसके अंदर इंडियन ही नहीं था। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, वही बात हो गई कि तुम्हारी खेत में क्या उगाना है वो मैं बताऊंगा, तुम नहीं। तो नॉनसेंस वाली बात हो गई कि मेरे घर में जो करना है उसके लिए मुझे नहीं पूछना, दूसरे और को पूछना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड सेम क्वेश्चन इंडिया के लिए था कि इंडियंस को रखा नहीं था और बाहर वाले उसका डिसाइड करेंगे कि इंडिया कैसे रूल करेगा। तो दिस क्वेश्चन की वजह से, दिस प्रॉब्लम की वजह से साइमन कमीशन जब 1928 में इंडिया में आया, एट दैट टाइम इट वाज ग्रीटेड विद स्लोगन गो बैक साइमन। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। दोनों पार्टी, पहले दो ही पार्टी हुआ करती थी, मुस्लिम लीग वन साइड, कांग्रेस वन साइड, और अब ये दोनों इकट्ठे हो गए साइमन कमीशन को गो बैक करने के लिए। इन द एफर्ट टू विन द कॉन्फिडेंस over them, win the confidence of the Indians, Lord Viceroy Lord Irwin, ये एक कलाकार बंदा है, Lord Irwin announced in October 1929 a words offer of dominion status. Please MCQ के लिए, who announced the dominion status? Lord Irwin। जब देख लिया कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों पार्टी, कंप्लीट इंडिया was going against the Simon Commission, तो उसने एक अनाउंस ऑफर दे दिया, एक ऑफर, मतलब बोलते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री वाला, ताकि लोग उसको खरीद ले। उसी तरह से उसने एक ऑफर दे दिया कि मैं इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दूंगा। पर उसने आगे क्या बोला है वो नहीं दिख रहा है, डोमिनियन स्टेटस दूंगा, अक्टूबर डोमिनियन फॉर इंडिया इन द अनस्पेसिफिक फ्यूचर। ये पॉइंट नोट डाउन करेगा कि मैं इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दूंगा। इंडिया विल बी रूल, डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या कि इंडिया विल बी हैविंग देयर गवर्नमेंट, उनकी खुद की इंडियन गवर्नमेंट होगी, बट इट विल बी रूल्ड बाय द ब्रिटिश, मतलब एक पपेट का काम करेगी। चलो वो भी ठीक था, पर वो कब देगा उसका कोई गारंटी नहीं था। खुला बोल दिया था कि अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में। अभी उसके हिसाब से फ्यूचर कल था या 25 साल बाद था वो पता नहीं। तो दैट वाज द केस। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलता है कि डोमिनेंट स्टेटस दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा लंदन में, एंड इंडियन शुड पार्टिसिपेट इन दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम एंड डिस्कस देयर व्यू, एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, द radicals within the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive। तो कांग्रेस को ये सेटिस्फाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? फर्स्ट, पहली गलती कहां से शुरू हुई? टोरी गवर्नमेंट से। टोरी गवर्नमेंट को साइमन कमीशन को भेजा जिसमें इंडियन नहीं था, उसके बाद एक ऑफर दिया डोमिनेंट स्टेटस पर, वो भी बोला नहीं कि कब देंगे। तीसरा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है और वहां डिसाइड करना है। ये जो यंगर लीडर थे नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उनके पची नहीं बात। The liberals and the moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। अब ये लोग जो मॉडरेट थे, जो लिबरल्स थे, ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल चाहते थे विद इन ब्रिटिश के अंडर में ही, उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बोला ही नहीं ना कब देगा। उसने बोला मैं दूंगा, पर कब दूंगा वो नहीं। And that is the way they lost their confidence। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, Lahore Congress formalized the demand for Purna Swaraj or complete independence or full independence of India। ये मैप वक्त के लिए नहीं आता है, फिर भी एक बार अंडरलाइन करो क्योंकि ये लाहौर में है प्रेजेंटली, इसलिए इंडियन पॉलिटिकल मैप में डालना गलत हो जाता है। अगर ये डाल भी देते हैं कि लोकेट द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो इंडिया के बाहर चला जाता है, इसलिए ये नहीं आता पेपरों में। पर फिर भी फॉर योर नॉलेज यू शुड कीप इन योर माइंड। अब ये जो चीज है कि
लाहौर कांग्रेस 1929 में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें डिसाइड कर लिया फॉर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज, सेल्फ रूल के लिए डिसीजन ले लिया एंड दैट वाज द फाइनलाइज्ड कि अब हमें सेल्फ रूल चाहिए एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930, प्लीज अंडरलाइन, वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंट डे। 26 जनवरी को डिसाइड कर दिया कि अभी हम पूर्ण स्वराज चाहिए और हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई टोरी गवर्नमेंट नहीं, कोई व्हाट यू कॉल ए साइमन कमीशन नहीं, कुछ नहीं। वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस और 26 जनवरी को हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे बस। And people were to take a pledge, where people were to take a pledge against struggle to complete independence, but the celebration attracted very little attention. So Mahatma Gandhi had to find out a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. अब जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कांग्रेस ने कि नो डाउट वी विल गो फॉर अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड 26 जनवरी को वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, पर ये आइडियाज जो थी, ये जो नोशन था, वो बहुत कम लोगों तक पास हुआ। इसीलिए गांधी जी ने सोचा, गांधी जी थॉट ऑफ दैट कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो हमारे दिमाग में आइडिया है, वो सब तक पहुंचाने के लिए वी हैव टू गो फॉर सम मोर कॉन्क्रीट रीजन के साथ, एवरीडे लाइफ को पकड़ के, पब्लिक को अपने साथ जोड़ के हमें ये स्टेप्स लेना चाहिए। एंड द पब्लिक को अपने साथ जोड़ने का क्या था तरीका, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। दांडी मार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ क्लियर। अभी तक भी इंपॉर्टेंट ही था, कोई ऐसा चीज नहीं था जो इंपॉर्टेंट नहीं है। द सॉल्ट एक्ट एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। नाउ Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. Mahatma Gandhi found that salt, a particular product, salt can be used as a powerful symbol to unite India. अब ये salt ही क्यों पकड़ा? That is a question. उसने कोई food product और क्यों नहीं पकड़ा? That is also a question. आगे देखेंगे, पता चल जाएगा। On January 31st, 1930. He sent a letter to Viceroy Irwin. उसने एक पत्र लिखा वाइसराय को, stating 11 demands. 11 demands. Some of them, these demands were general interest, other were specific demand of different classes from industrialists to peasants. तो महात्मा गांधी ने 11 डिमांड सेंड की। हमारे इंडियंस की 11 डिमांड है, ये फुलफिल करो। 11 डिमांड हुए डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। कुछ तो जनरल डिमांड थी, कुछ खाली इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी और कुछ सिर्फ पीजेंट्स के लिए, मतलब ऑल द सेक्शन को साथ में लिए हुए, ऑल सेक्शंस के लिए थी डिमांड। रिच पुअर सबके लिए ये डिमांड थी। 11 डिमांड रखी उसने और उसने बोल दिया। एंड उसके अंदर उसने लिखा था आइडिया वाज टू मेक डिमांड वाइड रेंजिंग। क्यों डिमांड वाइड रेंजिंग क्यों किया? जनरल डिमांड भी रखी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मतलब रिच पीपल के लिए भी रखी, पीजेंट के लिए रखी। इसका मतलब क्या है कि ऑल विल कम एंड ज्वाइन फॉर द स्ट्रगल। ये उसका मेन मोटिव था। The idea was to make the demand more wide ranging so that all classes within the Indian society could identify them with them and everyone could be brought together in a united campaign. Simple, सीधा लॉजिकल बता दिया कि भाई ताकि हर एक सेक्शन, हर एक सोसाइटी के लोग लगे कि नहीं यार मेरी भी डिमांड रखी हुई है तो मुझे भी उसमें पार्ट लेना चाहिए, और इस वजह से वो ज्वाइन हो जाएंगे स्ट्रगल में और ये स्ट्रगल मोर मास एंड मोर बेटर हो जाएगी। The most important stirring up was the demand to abolish salt tax. सबसे मेन डिमांड थी salt tax, abolish करना। नमक के ऊपर टैक्स था, उसको abolish करना, उसको हटाना। This was the main demand, right? Salt was something consumed by the rich and the poor alike and it was of the most essential item of the food. अब सॉल्ट को इसीलिए पकड़ा क्योंकि वो रिच के लिए भी है, पुअर के लिए भी है और ये इसेंशियल आइटम फॉर ईच एंड एवरीवन है। बिना नमक का कोई कुछ नहीं चलता। तो खाने की बात करो तो इन दैट सेंस दे वेर वेरी मच, इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उस पे गवर्नमेंट का टैक्स था, नमक के ऊपर टैक्स, और दूसरी टैक्स के अलावा गवर्नमेंट के मोनोपोली राइट थी, मतलब खाली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
The tax on the salt and the government monopoly over the production. Mahatma Gandhi declared revival the most oppressive phase of British rule. तो उसने यहाँ बता दिया कि एक तो पहली बात तो सॉल्ट सबके लिए होता है, कॉमन होता है, और गवर्नमेंट हैज मोनोपोली राइट. मोनोपोली मतलब राइट, मोनोपोली मीन्स ओनली वन प्रोड्यूसर. और ब्रिटिश अकेला प्रोड्यूसर था उस टैक्स का, कोई दूसरा सॉल्ट को बना नहीं सकता था, जबकि सॉल्ट को बनाना कोई बड़ी बात है ही नहीं. यू कैन टेक अ सी वाटर एंड बॉयल, योर सॉल्ट इज रेडी. तो सॉल्ट को बनाने का राइट, मोनोपोली राइट सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास था, और उसके ऊपर ब्रिटिशर का टैक्स था. तो सॉल्ट कॉस्टली पड़ता था, उसको लिए गांधी जी ने उसको लिया कि ये ब्रिटिश का बहुत ही गंदी चीज है कि एक नॉर्मल आम चीज के ऊपर भी दे आर चार्जिंग टैक्सेस. महात्मा गांधी लेटर वाज अ वे ऑफ अल्टीमेटम. उसने एक अल्टीमेटम बोल दिया था. फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी ने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया था. इफ डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, द लेटर स्टेटेड दैट द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन. गांधी जी ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि अगर 11 मार्च के पहले डिमांड हमारी फुलफिल नहीं थी, 11 डिमांड थी और 11 मार्च के पहले पूरी नहीं हुई, तो हम नेशन वाइज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट करेंगे. सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये सीडीएम इसलिए लिखता हूं कि बहुत बार पेपरों में भी सीडीएम लिखा हुआ आ जाता है. So Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 volunteers, trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarat coast town of Dandi. तो गांधी जी ने अपनी फेमस दांडी सत्याग्रह बोला जाता है, दांडी मार्च बोला जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह बोला जाता है, कोई भी नाम इसको इस्तेमाल करे. ये का डिस्क्रिप्शन है कि गांधी जी ने अपने 78 सत्याग्रही के साथ, ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ 240 माइल्स की यात्रा शुरू की. साबरमती जो अहमदाबाद गुजरात में है, टू दांडी जो गुजरात सूरत के बाद है. अगर ये अहमदाबाद है तो नीचे की तरफ आओगे, दांडी इज इन वलसाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. पर वहां जाके समुद्र किनारे पे गए, वो समुद्र का पानी लिया, बॉयल किया, सॉल्ट बनाया एंड सॉल्ट एक्ट को ब्रेक किया. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग. दिल्ली के 240 माइल्स थे दिल्ली. द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज, डेली वॉकिंग 10 माइल. तो 10 माइल डेली वॉक करते थे 24 डेज तक किया. 11 मार्च के बाद की बात है ये. तो 240 माइल्स उन्होंने कन्वर्ट किया, कवर कर लिया. एंड 24,000 came to the year Mahatma Gandhi's wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully define the British rule. On 6th April, 24 दिन के बाद 6th April, he reached Dandi and ceremonial violated the law manufacturing salt by boiling sea water. तो डेली 10 माइल चलने के बाद he used to stop at a village. गांधी जी का मेन एम क्या था? सॉल्ट ये डिमांड्स रखने का. पहला कि सब सेक्शन आ जाए. दूसरा, उसके पहले भी उसने एक चीज सोची थी कि एक मास एजिटेशन चाहिए ब्रिटिश के खिलाफ. और उसके लिए क्योंकि उन लोग ने जब फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी तब लोगों का सपोर्ट बहुत कम मिला. तो लोगों का सपोर्ट पहले कवर करो, लोगों की व्हाट यू कॉल जीत लो, लोगों की मन को जीत लो, एंड देन वी विल गो अहेड. तो इस सॉल्ट के थ्रू, सॉल्ट सत्याग्रह के थ्रू लोगों के पास तक पहुंच लिया. 24 माइल्स दिल्ली का रुकना, दिल्ली 10 एक गांव करके 10 गांव में रुकना. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स उसके साथ हो गए. स्टार्ट किया 78 से, खत्म किया था हजारों से. तो दिस इज द मेन थिंग. और वो दांडी पहुंचा. दांडी पहुंचने के बाद सी वाटर को लिया, बॉयल किया एंड सॉल्ट बना दिया, सॉल्ट ऑयल ब्रेक कर दिया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये आपको पेपरों में आना जरूरी है. आएगा नहीं मतलब आना एक पार्ट है. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. तो नोट डाउन करो, दांडी मार्च सॉल्ट एक्ट इज अ मार्किंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. यहां से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था. हाउ वाज द मूवमेंट डिफर फ्रॉम नॉन कॉपरेशन, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पेज. People were now asked not to
रिफ्यूज कॉपरेशन with the British as they had done in 1920-21. कॉपरेट करने को नहीं, उनको कॉपरेट करने को नहीं बोला. ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? बट ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉ. सिविल नॉन कॉपरेशन में सिर्फ उन्होंने कॉपरेट नहीं किया था, यहाँ तो लॉ भी ब्रेक करो. कॉपरेट भी मत करो और लॉ भी ब्रेक करो. Thousands of in different part of country broke the salt law, manufactured salt, demonstrated in front of government salt factories. As the movement spread, foreign clothes were boycotted, liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue, chowkidar taxes, village officer resigned, and in many places forest people violated the forest law, going into the reserve forest to collect woods and graze cattle. तो पूरी ढंग से ब्रिटिश की हालत खराब की. कई पहला एक तो नॉन कॉपरेशन की तरह नहीं था ये, इसमें लॉ को ब्रेक करना. अब लॉ ब्रेक करने की बात आती है तो इंडियंस कभी पीछे नहीं हटते. तो नेचुरली लॉ ब्रेक करने की बात आ गई तो नेचुरली गवर्नमेंट सबसे पहले बहुत जगह पे सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट मूवमेंट जैसे जैसे स्प्रेड होते गई, फॉरेन क्लोथ्स को जलाना स्टार्ट कर दिया, बॉन फायर करना स्टार्ट कर दिया, लिकर शॉप को पिकेटिंग करना चालू करिए. वही पिकेटिंग का मतलब सामने खड़े हो जाना. एंड पीजेंट्स ने टैक्स नहीं भरना, उनका तो मजा ही आ गया, टैक्स नहीं भरना वो भी कर दिया. चौकीदारी टैक्स नहीं भरना, कुछ भी नहीं, मतलब जितने भी लॉ है उसको ब्रेक कर दो. एंड विलेजर ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया. और मैनी प्लेस में फॉरेस्ट में जहाँ रिजर्व फॉरेस्ट के 9th स्टैंडर्ड को याद करो, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट वगैरह जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो उस फॉरेस्ट में जाने को मना था. तो लोग को मिल गया लॉ ब्रेक करना ही है, तो फिर नेचुरली है रिजर्व फॉरेस्ट में घुस के टिम्बर्स वगैरह चोरी करना लेके आ जाना. दिस वाज द प्रोसीजर स्टार्टेड. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉ को ब्रेक करना था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश. अब आगे क्या होता है, दिस इज विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द डे. Worried by the development, colonial government began arresting the Congress leader one by one. डर गई colonial government. Congress मतलब डेवलपमेंट बहुत फास्ट था, ऑल ओवर इंडिया था. This led to violent clashes in many places. Violent clashes start हो गया ब्रिटिश वर्सेस इंडियन के बीच में. When Abdul Jafar Khan, a devotee disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowd demonstrated in the street of Peshawar, facing armored car and police firing. तो नेचुरली जब अब्दुल जफर खान को जब अरेस्ट कर लिया तो उसके जो फॉलोअर्स थे वे वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और वो वायलेंट में टर्न हो गए. Many were killed and a month later Mahatma Gandhi was arrested. Industrial worker of Solapur attacked police station, municipal building, local courts, law and courts, railway station. All these structure that symbolize British rule. A frightened government responded with the policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. तो ब्रिटिश भी कोई चूक कम नहीं थी, उन्होंने भी दिल से इंडियंस को पकड़ा, धोया, everything. In such a situation, Gandhi once again decided to call off the movement. जैसे ही मूवमेंट टर्न वायलेंट, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया. टर्न होने का वायलेंट, जफर खान को पकड़ लेना, बाद में गांधी जी को, तो सोलापुर वाले ने पंगा किया. और उसके बाद ब्रिटिश ने उसके अगेंस्ट आ गए तो वुमेन्स, चिल्ड्रन सबको अरेस्ट करके जेल में डालना चालू किया, धोना भी चालू किया, अच्छी तरह से सेवा की. और मूवमेंट जब वायलेंट टर्न हो गया, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया. एंटर्ड इनटू द पैक्ट, प्लीज अंडरलाइन, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931. और डिसाइड किया कि गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ. क्या समझौता हुआ? बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस which Congress had boycotted. The first round table conference तो कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्ट लेंगे इन लंदन एंड एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर. तो ये पैक्ट में क्या हो गया कि ओके, गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ. उस पैक्ट में डिसाइड हो गया कि गांधी जी विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर जो अरेस्ट किए थे ये दंगे के टाइम, ये जो प्रॉब्लम्स के टाइम, उनको रिलीज करना. दिस वाज द पैक्ट. ये हो गया.
In December 1931, Gandhiji went London for the conference, but negotiation broke out down over there, and he returned disappointed. Back in India, he discovered that government has begun new cycle of repression. Zafar Khan, Nehru were both in jail. गांधी जी जैसे ही लंदन गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी थे तब तो पैक्ट के हिसाब से पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दिया, जफर खान वगैरह को छोड़ दिया, और गांधी जी जैसे ही लंदन गए, जब वो लंदन से वापस आए तब देखा गया कि यही नेहरू एंड जफर खान वगैरह वापस जेल में ही थे. तो ब्रिटिश हैड टू मुंह, डबल मुंह का सांप था, वो बोलता कुछ था करता कुछ और था. इन दैट केस, और वहां भी कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई. सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में जो डिसीजन था, गांधी जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजंस एंड डिस्कशंस, तो वो कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई. और यहाँ देखा तो इंडिया में इनको जेल में डालना कर दिया. कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल, कांग्रेस को इलीगल बोल दिया कि ये बहुत बेकार पार्टी है, लोगों को भड़काती है. एंड अ सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट. कांग्रेस को कहीं मीटिंग नहीं करने के लिए बॉयकॉट करता था तो कोई मारते थे. तो ये सब रिप्रेशन की पॉलिसीज ब्रिटिश ने अडॉप्ट कर ली थी गांधी जी के एब्सेंस में ही. विद ग्रेट एप्रेहेंसिव, महात्मा गांधी रीलॉन्च, वापिस गांधी जी ने रीलॉन्च किया, गांधी जी ने रीलॉन्च किया मूवमेंट इन अगेन 1931 में, जहां से वो आया उसके बाद वापिस रीलॉन्च किया. बट द मूवमेंट लॉस्ट द मोमेंटम. क्यों? क्योंकि गांधी जी ने उस मूवमेंट को बीच में ही हटा दिया था, और जो चेंजेस लाने थे, जो डिमांड उसने रखी थी, 11 डिमांड के लिए तो मूवमेंट की थी, और वो डिमांड में खाली एक ही डिमांड पूरी हो गई, वो है नमक. बाकी डिमांड को तो छेड़ा ही नहीं था. तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी, पीजन्स के लिए थी, जो डिमांड रखी थी उसके बारे में कुछ किया ही नहीं, और उसके पहले ही मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया. इसीलिए हाउ पार्टिसिपेट्स फॉर द मूवमेंट. इसलिए नेक्स्ट टुमारो वी विल सी कि किस तरह से मूवमेंट को स्टॉप करने के बाद द थिंग्स वेर डन. तो आज इतना रीड करना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. पार्टिसिपेंट्स वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्रियल और वर्कर के बीच में देखेंगे, जमींदार एंड पीजेंट्स के बीच में देखेंगे, एंड वी विल सी द एंड ऑफ द पार्ट ऑफ द लेसन. यही लास्ट पार्ट कल हो जाएगा एंड द लेसन विल बी गेटिंग ओवर. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम. स्टे सेफ.